हेलो एवरीवन। आज हम आरओएच सीरीज़ को हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा आरओएच सीरीज़ को पढ़ के उसको हिंदी में लिख दिया है, तो अब इसको हम लोग पढ़ते चलते हैं लाइन से। जैसे होम्योपैथी के क्लासिकल मेथड में हम लोग क्या कहते हैं कि अनकॉमन, रेयर, पिक्यूलियर सिम्टम को लेते हैं, है ना। और जब माइंड मेथड के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो इसमें हम मोस्ट कॉमन, मोस्ट ऑर्डिनरी सिम्टम्स को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कॉमन हो गया। लेकिन जब हम माइंड मेथड के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉमन और मोस्ट ऑर्डिनरी सिम्टम्स को लेते हैं। ठीक है, जो कि पेशेंट जब बोलता है तो उसके वर्जन के थ्रू, उसकी हाव भाव के थ्रू, उसकी फीलिंग के थ्रू, है ना, जो हम उसके कंसर्न के थ्रू जो समझते हैं वो माइंड मेथड के अकॉर्डिंग आता है, उसको मेंटल सिम्टम लेते हैं। तो अब जो माइंड मेथड होता है वो माइंड मेथड के थ्रू हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट, प्रीडोमिनेंट एंड परसिस्टिंग सिम्टम्स को ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब प्रेजेंट सिम्टम की, जब पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है, जो आपके सामने जिस कंडीशन में आया है, जो डिजीज़ कंडीशन में आया है, उस प्रेजेंट सिचुएशन में पेशेंट की क्या हालत है, क्या स्थिति है, किस कंप्लेन पे वो ज़्यादा जोर दे रहा है, तो वो उसकी प्रेजेंट कंप्लेन हो गई, है ना। और प्रीडोमिनेंट को हम ले लेंगे कि किस चीज़ पे ज़्यादा डोमिनेशन है, किस चीज़ पे उसका ज़ोर ज़्यादा है कि डॉक्टर साहब पहले मेरा ये दर्द सही करिए। चाहे उसको भले ही कैंसर हुआ हो, लेकिन वो क्या कहेगा कि मुझे इधर का दर्द जो है, पैरों का दर्द है, वो ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, पहले आप इसको ठीक करिए। तो उसके लिए मतलब पेशेंट का कंसर्न जो है, पहले उस पर ध्यान दीजिए। एंड परसिस्टेंट सिम्टम, ऐसा सिम्टम जो कि जब से उसकी कंडीशन ख़राब हुई है तब से परसिस्ट बना हुआ सिम्टम है, तो उसको परसिस्टेंट सिम्टम कहते हैं। ठीक है, और फिर इन सब के आधार पे हम पेशेंट के रूब्रिक्स निकाल के उसकी एक टोटलिटी बनाते हैं। टोटलिटी में क्या करते हैं, हम इवोल्यूशन करते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूब्रिक और लेस इम्पॉर्टेंट रूब्रिक को देखते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी मेडिसिन निकल के आ रही है उसको हम सिमिलिमम के बेसिस पे उसको दे देते हैं। ठीक है, जो कि सारे मेंटल सिग्नल्स को मैच करती है, सिमिलिमम होती है, उस मेडिसिन को हम प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको हम पेशेंट की मेडिसिन मानते हैं। ठीक है, अब डॉक्टर सहगल सर ने बताया है कि एक्सक्रीशन के माध्यम से डिजीज़ की जो कंडीशन पेशेंट आया है, तो एक्सक्रीशन के माध्यम से डिज़ीज़ कहीं ना कहीं अपने रास्ता ढूंढती है निकलने के लिए। तो किसी न किसी रास्ते से निकलेगी, या तो नोज़ के रास्ते से, या माउथ से, या यूरेथ्रा से, एनस से, स्किन से। तो इससे कैसे निकलेगी, है ना। तो नोज़ से कैसे निकलेगी डिजीज़ कंडीशन, उसको कोराइज़ा हो सकता है, सर्दी जुकाम, छींकें आ सकती हैं। कुछ पेशेंट आते हैं ना कि डॉक्टर साहब ने दवाई दिया, उसके बाद से मुझे 2-3 छींकें लगातार आई और उसके बाद से बड़ा ही हल्का फील हो रहा है ना। माउथ से कैसे निकलेगा, माउथ के थ्रू वॉमिट होती है, नोजिया हुआ, वॉमिट हुआ, है ना। जब भी एक्स्ट्रा खाना था वो बाहर निकल गया और आपकी कंडीशन अच्छी हो गई। यूरेथ्रा के थ्रू, यूरिन के थ्रू, आपके एक्सक्रीशन के थ्रू निकल गए टॉक्सिन्स। आपके अंदर जो भी टॉक्सिन्स है वो किसी न किसी रास्ते से ही निकलेंगे ना। तो ये हमारे 5 सेंसेस जो हैं, उन्हीं 5 जो भी रास्ते हैं उन्हीं के थ्रू निकलेगा। अब एनस के थ्रू कैसे निकलेगा, डायरिया और स्टूल, है ना। स्किन सबसे होता है कि स्किन के थ्रू कैसे निकलेगा, तो हमारे स्किन के थ्रू सबसे पहले तो पेस्पिरेशन होता है ना, तो पेस्पिरेशन के थ्रू हो सकता है, फीवर के थ्रू हो सकता है, कुछ इरप्शन आ सकते हैं छोटे मोटे, है ना। कई बार बॉयल भी आ जाते हैं और ईचिंग हो सकती है। ठीक है, स्किन के थ्रू ऐसे निकल जाता है।
अब इसमें भी क्या होता है, जो भी अगर कोई टॉक्सिन हमारा डिस्चार्ज के थ्रू निकल रहा है, चाहे वो नोज़ का डिस्चार्ज हो, है ना, चाहे यूरिन डिस्चार्ज हो, चाहे ल्यूकोरिया डिस्चार्ज हो, चाहे डायरिया स्टूल हो, तो उसमें कलर चेंजेस आ जाते हैं। कई बार कलर में क्या हम पूछते भी हैं ना, जैसे ल्यूकोरिया का पेशेंट आता है तो हम पूछते भी हैं कि किस कलर का ल्यूकोरिया निकलता है, येलोइश तो नहीं है, ग्रीनिश तो नहीं है, ग्रेइश तो नहीं है। तो ऐसे ही हमारा नेज़ल डिस्चार्ज भी येलोइश है, ग्रीनिश है, किस तरीके का डिस्चार्ज है वो भी डिफ़र हो सकता है ना। उसमें स्मेल भी हो सकती है, उसमें इन्फ्लेमेटरी साइन जो होते हैं ना, इन्फ्लेमेटरी साइन भी मिल सकते हैं। ठीक, अब एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि अगर जैसे बहुत लोग होते हैं तो उनको ये डाउट होता है कि ये क्या तरीका है कि एक्सक्रीशन के थ्रू कैसे निकलेगा ये, लेकिन निकलता है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखते हैं कि जैसे एक पेशेंट है ना, जो कि जो भी हमने ये रेड कलर से लिखा हुआ है ये रूब्रिक्स हैं, ठीक है। तो ये केयरफुल, एंजाइटी फॉर अदर एंड फ्रिवलस, ये तीनों रूब्रिक्स हैं। ठीक, अब एक पर्सन है जो कि केयरफुल है, एंजाइटी फॉर अदर्स में है, फ्रिवलस है बिहेवियर में, तो ऐसा पर्सन है जिसको रेपर्टरी के माध्यम से बराइटा काप दिया सर ने। ठीक, अब पेशेंट को प्रॉब्लम क्या थी, उसको था कान में दर्द, और मेडिसिन देने के पहले उसके दिमाग में कुछ थॉट्स चल रहे थे। एक तो उसने सर को बताया कि रात में यदि दर्द मुझे बढ़ गया तो मेरे पास तो कुछ अल्टरनेटिव्स होने चाहिए उसके लिए, ताकि मैं अपना ध्यान अच्छे से रख सकूं। दूसरा उसने बोला अगर मैं अपना अच्छा से ध्यान नहीं रख पाया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे, उनको समस्या हो जाएगी, वो परेशान होंगे बेचारे। ठीक है, अब ये तो उसने बातें बताई, लेकिन जब वो बता रहा है डॉक्टर के सामने बैठ के तो उसके हाव भाव क्या हैं, वो जब बोल रहा है तब वो क्या कर रहा है, हंस हंस के बोल रहा है ना, हंस हंस के अपनी बातें बता रहा है, जैसे कि वो मतलब उसके अंदर कोई सीरियसनेस नहीं है उस बात के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन 3 थॉट्स के थ्रू हम ये 3 रूब्रिक भी बना लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने अपने घर वाले परेशान न हों तो वहाँ पे केयरफुल हो सकता है, एंजाइटी फॉर अदर्स हो सकता है ना। केयरफुल ये अपना ध्यान रखना चाहता है तो यहाँ पे भी केयरफुल ले सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन ये जो यहाँ पे सीरियस नहीं है, हंस हंस के बोल रहा है, उसके भाव तो मिल ही नहीं रहे, है ना। तो ऐसे कौन होता है जो सीरियस नहीं होता है, अपनी बीमारी में भी फ्री रहता है। तो फ्री जो रहता है वो होता है फ्रीवुलस। ठीक, तो यहाँ पे सर ने 3 रूब्रिक लिए, केयरफुल, फ्रीवुलस एंड केयरफुल, एंजाइटी फॉर अदर्स एंड फ्रीवुलस। इन तीनों को मिला के आ गई हमारी बराइटा काब। ठीक, अब मेडिसिन देने के बाद उसके थॉट्स देखिए, उसके थॉट्स की इंटेंसिटी कम हुई, उसकी चिंता ख़त्म हो गई कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन और उस मेडिसिन देने के कुछ समय बाद उसको नाक से वाटरी पतला डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, और उसके बाद से ही उसको ये फीलिंग आ गई कि अब मुझे कान में दर्द कम हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन अब कई बार होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपने इस तरीके के सिमिलर केसेस देखे तो उसमें जो है सेम ही हुआ हो कि उसका तुरंत ऐसा वाटर डिस्चार्ज हुआ नाक से और ईयर कम हो गया। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि उसको जो है डिस्चार्जेस थोड़ी देर बाद आए हैं ना। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ आवश्यक नहीं है कि सबको डिस्चार्ज हो ही सेम वे में, सभी के सेम वे में रिएक्शन है ना। और ऐसी स्थिति में एंटिसिपेट होने की भी ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। पेशेंट की जो मेन कंप्लेन है पहले उसमें राहत मिलनी चाहिए। पेशेंट को यहाँ पे कंप्लेन क्या है, एक की प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है उसे, तो उसे पहले दर्द में राहत मिलनी चाहिए, है ना। डिस्चार्ज जो है वो बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। तो अल्टीमेट हमारा गोल तो है पेशेंट को ठीक करना, उसे ईज़ फील कराना।
अच्छा फील कराना, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा हो सकता है, बाद में भी आ सकता है। अब डेली लाइफ में हम कैसे देखते हैं, हमारी बॉडी कैसे काम करती है कि बॉडी की डिमांड, डेली लाइफ में हम देखते हैं बॉडी डिमांड करती है इन द फॉर्म ऑफ हंगर, एपेटाइट एंड क्रेविंग, और उसके रिस्पॉन्स में हमको खाना खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। अब जो हमने खाया पिया उसमें से, है ना, जो हमने खाया पिया उसमें से कुछ तो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी को वो एलिमिनेट करता है, जो एक्सक्रीशन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। वो स्टूल हो, यूरिन हो, एस्पिरेशन हो, उनके थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर ये रूटीन जो बना हुआ है नेचर के थ्रू, अगर इसमें से कोई भी रूटीन हमारा गड़बड़ हो जाता है तो क्या होता है कि बॉडी में एक अनईजी वाली फीलिंग आ जाती है। फीलिंग के फॉर्म में एक संदेश जाता है कि शायद बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रहा है ना। अब इसको एग्जांपल के थ्रू कैसे समझेंगे कि यदि अगर कोई पर्सन है, उसका रूटीन एक्सपल्जन, रूटीन जो एक्सक्रीशन निकल रहा है ना, जो रूटीन का स्टूल या यूरिन निकल रहा है वो निकलना बंद हो जाए, रुक जाए, तो उसको एबनॉर्मल फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हम सिंपली देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उसको कारण जानने की कोशिश करेगा पेशेंट। तो ऐसा क्यों हुआ, या तो कोई वेदर चेंज हो सकता है ना, या उसने रात में ज़्यादा खाना खाया उसकी वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में देसी में क्या इलाज करते हैं कि पहले तो हम उसका कारण पता करेंगे। अगर हमने शायद रात में ज़्यादा खा लिया है तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक मील को छोड़ दें या 2 मील को छोड़ दें, ठीक है। एक आध फास्टिंग कर लें, या जो कंपैरेटिवली जो हम खाना खाते हैं उससे कुछ हल्का खा लिया, हमने दलिया खिचड़ी खा लिया, है ना, उससे जो है हमें बेटर फीलिंग होने लगती है। और ये फीलिंग हमने कैसे की, ये बिना मेडिसिन के ही हमने ठीक कर लिया अपनी बॉडी को, ठीक है। ऐसे ही होता है कि कई बार कि हम एक आध डायरिया हो गया, पेट गड़बड़ हो गया, एक आध डायरिया हो गया, और फिर उसके बाद बॉडी नॉर्मल हो जाती है। ये बॉडी का अपना खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। ये उस तो हर जगह जैसे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, इसी तरह से यहाँ पे ये भी काम करता है, ठीक है। अब ये बॉडी का एक नेचर है कि वो अपने अंदर के टॉक्सिन्स को किसी न किसी एक्सक्रीशन के माध्यम से बाहर निकालती है। बॉडी में अपना खुद का भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, अपना एक खुद का डॉक्टर है, उसके अकॉर्डिंग काम चलता है, ठीक है। तो जिस तरह से हम छोटी मोटी बीमारी को अपने आप बिना मेडिसिन के ठीक कर लेते हैं, उसी तरह हम अपने वाइटल फोर्स को होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ हल्का सा अरेंज करते हैं और बॉडी अपने आप को खुद हील कर लेती है, ठीक। बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।